हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये एनसीईआरटी का सीरीज अब हम अपने चैनल पे चला रहे हैं। जिन बच्चों को इन चैनल के बारे में नहीं पता है, यूट्यूब ने अभी आपको ये वीडियो रिकमेंड किया, मैं आपको बता दूं। इस चैनल पे बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th का डिटेल्ड हर एक चैप्टर, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, हर एक चैप्टर का बच्चों आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? पिन कमेंट है एक, उसको चेक करिए। ठीक है, पिन कमेंट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले ऊपर हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, नीचे आपको हर एक चैप्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इस चैनल पे सॉल्व कराया हुआ है, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। पिन कमेंट चेक करिए, सबसे ऊपर जो आ रहा है, और रीड मोर पे क्लिक करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। अब हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का सीरीज। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले सॉल्व करा चुके हैं, अब एनसीईआरटी हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, मैथ्स की ऑलरेडी ऑब्वियसली सॉल्व हो गई है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का अगर प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो पिन कमेंट में ही वो आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो जो भी आपकी क्वेरी होगी, मतलब आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है या वीडियोस कैसे देखने, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया था, ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही कि कैसे यहाँ से वीडियोस देखने। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अब हम एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आई थिंक आपका कौन सा पेज नंबर 10 पे ही है ना? पेज नंबर 10 पे ही है ना? हाँ, पेज नंबर 10 पे ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। देखो बच्चों, अगर आपने एक्टिविटी 1.7 नहीं पढ़ी है तो मैं यहाँ बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ। एक्टिविटी 1.7 में हमने क्या किया था? एक्टिविटी 1.7 में हमने यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई थी। ठीक है, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पर ऐसे रखी हुई थी और यहाँ पर वाटर ऐसा भरा हुआ है। ठीक है ना, और हमने क्या किया था? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया था, उसका रिएक्शन देखिए फटाफट। यहाँ से हमने स्विच ऑन किया, इसमें करंट पास होता है। जब करंट पास होता है तो क्या होता है, ध्यान से चेक करिए। अब यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, उसको देखिए बच्चों। देखिए H2 जो वाटर होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हम पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही हम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस मतलब ब्रेक करना, तो हमको जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 2 2 कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलता था? याद करिए, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से बच्चों आपको कैथोड पे क्या मिलता था? हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिलता था आपको? एनोड पे मिलता था आपको ऑक्सीजन गैस। ओके, अब हमने यहाँ एक्टिविटी 1.7 में देखा था कि यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, जो हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है, ध्यान से चेक करिए, ये जो हाइड्रोजन अवेलेबल है, मैं ब्लू मार्कर से शेड कर दे रहा हूँ। इतने पोर्शन में आपको हाइड्रोजन मिल रही है, ये देखिए, और ऑक्सीजन जो मिल रही है आपको एनोड पे, वो इतने पोर्शन में मिल रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से लगभग 2 गुना है। लगभग 2 गुना क्या? 2 गुना ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो कलेक्ट हुई है ये वाली टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब कहाँ लगी हुई है? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है कैथोड पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो हमें मिली है वो 2 वॉल्यूम मिली है और ऑक्सीजन हमें मिला है कितना? 1 वॉल्यूम। ठीक है, तो यही बात क्वेश्चन में आपसे पूछी गई कि एक्टिविटी 1.7 में आपको एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस मिली है, वाई इट इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर गैस, इन द अदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नेम दिस गैस। ये गैस कौन सी है? तो जवाब है, ये गैस कौन सी आपकी? ये गैस है हाइड्रोजन, जो डबल मिली है किसकी? ऑक्सीजन की। तो नेम दिस गैस, तो जवाब है इस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी फटाफट देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए जरा ध्यान से, देखिए बच्चों, वाटर जो होता है, वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है। ठीक, तो वाटर का कहीं पे भी अगर हमको सैंपल मिलेगा, नेचर में या आर्टिफिशियली लैब में आपने वाटर को बनाया हुआ है, तो वाटर अगर आपको कहीं भी मिलेगा तो वाटर में हमेशा, जितना भी वाटर अवेलेबल है, वाटर एक कंपाउंड है, जितना भी वाटर अवेलेबल है, वाटर में हमेशा 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन होता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है। आई रिपीट, वाटर में हमेशा 2 पार्ट्स हाइड्रोजन होता है और 1 पार्ट
ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए बच्चों, वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करके ब्रेक करोगे, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी देते थे, एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में दें, हीट के फॉर्म में दें, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दें, ठीक है। और हमारा दिया गया कंपाउंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता था तो उसको हम क्या बोलते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो सोचिए जरा, मैंने क्या बताया, वाटर में हमेशा, वाटर एक कंपाउंड है, उसमें हमेशा 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन होती है, करेक्ट। तो अगर वाटर, सोचिए वाटर अगर ब्रेक होगा तो जिससे वो मिलके बनाए वही तो आपको मिलेगा, यानी कि आपको 2 पार्ट्स हमेशा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 1 पार्ट क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं रिएक्शन के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। पहले आइए हम देख लेते हैं कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है। तो नेम दिस गैस, जो गैस हमें डबल मिलती है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। ये हमने आपको बताया। अब हमको एग्जाम में ये आंसर लिखना है, क्या है, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर हमेशा क्या कंटेन करता है, वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एलिमेंट से और 1 पार्ट ऑक्सीजन एलिमेंट से। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज इन 2:1 रेशियो। इसलिए जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस दौरान हमें जो भी गैसेस मिलती हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सिंस हाइड्रोजन गैस गोज इनटू 1 टेस्ट ट्यूब, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में जाती है। देखिए यहाँ पर कौन सी टेस्ट ट्यूब में, जो हमने इन्वर्टेड करके रखी हुई, कहाँ, कैथोड के पास। तो यही रीजन है हमने ब्रैकेट में कैथोड भी लिखा हुआ है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सिंस हाइड्रोजन गैस गोज इनटू 1 test tube that is near the cathode and oxygen gas goes to another test tube that is near the anode। एनोड के पास जो टेस्ट ट्यूब रखी है उसमें ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब नियर द कैथोड इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। ओके, तो जो नियर द कैथोड हमारी टेस्ट ट्यूब रखी है उसमें जो अमाउंट ऑफ गैस होगा यानी कि हाइड्रोजन, वो जस्ट 2 टाइम्स आपको मिलेगा ऑक्सीजन के। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब इस चीज को अगर आप केमिकल रिएक्शन से बच्चों समझना चाहेंगे तो वो मैं आपको देखिए यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। रीजन तो हमने शुरू में लिख दिया कि वाटर में हमेशा 2 पार्ट्स क्या होता है, हाइड्रोजन, और 1 पार्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। अब ध्यान से चेक करिए, आपको हमने यहाँ पर रिएक्शन दिखाई है बैलेंस, ठीक है। इसको देखिए, क्या ये 2H2O, यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मिला हमें, 2S2 और प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पूरी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मैंने बोला, पूरी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए, पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, 1/2 इंटू 2S2 और 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2S2 और प्लस 1/2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू O2। अब ध्यान से चेक करें, देखिए ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं फाइनल रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, ध्यान से चेक करो। क्या है, 2 नहीं, ओनली H2O बचा है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो गया, H2O गिव्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, H2 प्लस, अब ध्यान दें यहाँ क्या मिला आपको, हाफ O2। तो इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लगता है, रिएक्शन को देखिए फाइनली। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में H2O के आगे कोई नंबर नहीं लगा है, मतलब कितना है, 1 है। जब कुछ नहीं लगा होता है तो 1 होता है। हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 लगा हुआ है। तो ब्लू मार्कर से हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ H2O के आगे कुछ नहीं यानी कि 1, हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं यानी कि 1, और ऑक्सीजन के आगे 1/2 बच गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे बच्चों क्लियरली देख सकते हैं, अगर हमने जैसे कि क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, ये जो स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, मतलब H2 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, H2 के आगे जो नंबर लिखा है, O2 के आगे जो नंबर लिखा है, इसको स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता था, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताता था, और क्या बताता था, वॉल्यूम के बारे में बताता था। ध्यान से चेक करिए, वॉल्यूम के बारे में बताता था। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अगर हमें 1 पार्ट वाटर मिला है बाय वॉल्यूम, चेक करो, 1 पार्ट वाटर बाय वॉल्यूम मिला है तो उसमें से हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद 1 पार्ट बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलेगा और हाफ पार्ट बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा। बात समझे, बाय वॉल्यूम ये क्या मैं बोल रहा हूं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 1 लीटर, ध्यान से सुनो बच्चों, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर है। केमिस्ट्री में आप मैक्सिमम गैसेस या लिक्विड्स को आप लीटर में मेजर करते हैं, वॉल्यूम का यूनिट लीटर है। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, अगर आप 1 लीटर वाटर लेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया और उसका कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो आपको 1 लीटर, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर तो हाइड्रोजन मिलेगा, कहां पर मिलेगा, कैथोड पे,
और हाफ लीटर, 1 का आधा ही तो हाफ होता है, हाफ लीटर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो कि जितना भी वाटर लिया था, कितना वाटर लिया था 1 लीटर, उससे आपको क्या मिला 1 लीटर हाइड्रोजन मिला और हाफ लीटर क्या मिला ऑक्सीजन मिला। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है बताइए, 1 हाफ का क्या है 2 टाइम्स है, चेक करो 1 क्या होता है हाफ का 2 टाइम्स ही तो होता है भाई। हाफ को अगर 2 गुना करोगे तभी तो तुम्हें 1 मिलेगा, यानी कि तुम नहीं बोल सकते हो क्या कि हाइड्रोजन हमको ऑक्सीजन का 2 पार्ट्स मिलता है। ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन हमें ऑक्सीजन का 2 पार्ट्स मिलता है भाई। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको 1 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब जितना ऑक्सीजन मिलता है हाफ वॉल्यूम, तो उसका जस्ट 2 टाइम्स आपको क्या मिलता है हाइड्रोजन मिलता है। कोई डाउट है? तो 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर वाटर लेकर हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस भी करके दिखा दिया। कोई डाउट है? अब मोटी मोटी बात कि सर एग्जाम में क्या ये सब रिएक्शंस लिखेंगे? जी नहीं, ये आपको हमने समझाने के लिए बताया है। आपको सिंपली इतना रखना है याद कि वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से चेक करो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से चेक करो, मतलब ऑक्सीजन जितना होता है उसका जस्ट 2 टाइम्स क्या होता है आपके पास हाइड्रोजन होता है। कोई डाउट है बताइए? इसलिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर हमें 2 पार्ट्स हाइड्रोजन देता है, कहां पर कैथोड पे, और 1 पार्ट ऑक्सीजन देता है कहां पर एनोड पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? कर लीजिए बच्चों। एनसीईआरटी पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ओके, ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या कर रहे हैं व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए कुछ बातें बताना चाहता हूं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? कॉपर सल्फेट जब हमने सॉल्यूशन बोल दिया केमिस्ट्री में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया गया है। ये हमने आपको शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि जब भी आपको केमिस्ट्री में क्लास 10th में बोल रहा है कि सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब जनरली आपको सॉल्यूशन किसके साथ बनाना है? वाटर के साथ। तो कुछ बातें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, उसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है पानी के साथ, उसको हम ऐसे लिखते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है? एक्वस मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो आपका ब्लू कलर होगा। ध्यान रखिए कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर होगा, ठीक है ना? उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक? फेरस और फेरिक 2 आयन होते हैं। एक तो होता है फेरस, Fe2+ को हम लोग फेरस बोलते हैं, फेरस, ठीक है? और Fe3+ को हम लोग फेरिक बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका FeRROUS फेरस, और ये हो गया फेरिक, ठीक है? तो फेरस फेरिक, लेकिन मैं क्या आपको बता रहा हूँ फेरस सल्फेट बता रहा हूँ, ठीक है? तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा बताइए? Fe2+ और सल्फेट, फेरस क्या होता है Fe2+ और सल्फेट क्या होता है SO4 2-, ठीक है? तो 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा Fe2 और SO4 होल 2, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये हटा देंगे 2 से 2, तो FeSO4 आ जाएगा। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन गया बताइए? फेरस सल्फेट हो गया आपका FeSO4, और फेरस सल्फेट का अगर हम सॉल्यूशन बोलेंगे तो उसका मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है? तो ये कलर जो होगा फेरस सल्फेट का वो आपका ग्रीन कलर का होता है। ये सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद सभी बच्चों ने आयरन तो देखा होगा, आयरन का बच्चों नेल तो आपने देखा होगा, जंग नहीं लगा होना चाहिए उस पर, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो कोरोड हो गया है, खराब हो गया है, जंग नहीं लगा होना चाहिए उस पर, ठीक है ना? तो जब आप नया नेल खरीद के लाते हैं तो वो ग्रे कलर का होता है, अगर आपने ध्यान देखा होगा, ठीक है? आयरन का जो नेल होता है, यानी कि आयरन का जो कलर होगा यहाँ पर, आयरन का जो कलर होगा, आयरन सॉलिड नेल जो होगा वो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा बताइए? ग्रे कलर का। और कॉपर का जो कलर होता है बच्चों, कॉपर सॉलिड का जो कलर होता है वो होता है आपका रेडिश ब्राउन। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आइए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट डिसअपियर होना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं। व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस होना चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, ठीक है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है? जब हम उसमें आयरन नेल डिप्ट करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, हमने देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया एक्वस, और इसमें क्या डिप्ट किया? आयरन का नेल। तो आयरन का नेल जब आप डिप्ट करोगे इसमें, ठीक है ना, तो क्या होगा? आयरन के नेल के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो Fe और नीचे सॉलिड, क्योंकि आयरन का जो नेल होता है ना, जो कील होती है आयरन की, वो किससे मिलके बनी हुई है? आयरन के एटम से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना? तो आयरन के एटम्स मेटालिक बॉन्ड बना के रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आयरन का एटॉमिक फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या होता है? Fe, और नीचे सॉलिड लिख देंगे। तो होता क्या है, ध्यान से चेक करिए। अभी क्या था, सिचुएशन कुछ ऐसा था, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, और फ्लास्क में हमारे पास क्या है? ब्लू कलर का क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट का एक्वस, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये ब्लू कलर है, अभी मैं आपको यहाँ मार्कर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ये ब्लू कलर है मान लो, ठीक? इसके बाद जैसे ही आपने इसमें आयरन का नेल डाला, ठीक है, ये आयरन का नेल आपने डाला इसमें,
ये क्या आपका नेल है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो आयरन होता है, आप लोगों को पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। और आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाएगा, सल्फेट आयन के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा बताइए, फेरस सल्फेट बना देगा, फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है ना। और साथ में अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस आयरन ने यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर ऐसा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको जो स्थिति दिखाई पड़ेगी वो ऐसी दिखाई पड़ेगी कि जिस फ्लास्क में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, अब धीरे धीरे वो ब्लू सॉल्यूशन किस में चेंज हो गया, आपका ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो गया। क्यों ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो गया, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था, इसमें दो तरीके के आयन थे, कॉपर 2+ और सल्फेट SO4 2-। तो कॉपर 2+ आयन के कारण कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, याद रखिएगा। कॉपर 2+ के कारण, कॉपर 2+ आयन के कारण कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और आयरन 2+ के कारण कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। आयन जहां भी मौजूद होंगे कलर कैसा होगा, वहां ग्रीन होगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, हुआ कुछ ऐसा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है। हमने आपको क्लास में बताया जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई मेटल लूज करेगा तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कोई गेन करेगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, Fe चला गया है Fe2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए हैं, इसको यहाँ पर जो सॉल्यूशन में आपके पास कॉपर 2+ आयन मौजूद थे, वो कॉपर 2+ आयन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेते हैं। अब ध्यान चेक करिए, अगर कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर के एटॉमिक फॉर्म में। चेक करो, यहाँ रिडक्शन हो गया और यहाँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ध्यान से चेक करिए, जितने आयरन के एटम्स थे वो नेल, ये जो नेल है, नेल में से निकल के सभी आयरन के एटम्स क्या बना रहे हैं बताइए, Fe2+ बना रहे हैं। ध्यान से चेक करो, सभी आयरन के एटम क्या बना रहे हैं, आयरन का आयन बना रहे हैं, और सभी कॉपर के यहाँ पर जो आयन थे वो इलेक्ट्रॉन लेकर गेन कर क्या बना रहे हैं, कॉपर का एटम बना रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये कॉपर का एटम जो बनता जाता है धीरे धीरे ये कॉपर का एटम, ये देखिए नेल के ऊपर ऐसा इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। आयरन नेल के ऊपर ऐसा इकट्ठा होता जाता है, ऐसा कलेक्ट होता जाता है। तो आयरन का नेल जो कि पहले आपको कौन सा कलर का दिखाई पड़ रहा था, ग्रे, अब वो ग्रे कलर का नहीं दिखाई पड़ेगा, अब वो कैसा कलर का दिखाई पड़ेगा आपको, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आयरन का नेल अब आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, रेडिश ब्राउन। क्यों, क्योंकि ये कॉपर आके इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो इसी कॉपर की वजह से आपको कलर कैसा मिलता है, रेडिश ब्राउन, किसका, नेल का। और सॉल्यूशन कैसा हो गया, ग्रीन सॉल्यूशन। क्यों ग्रीन सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में अब क्या आ रहा है, सॉल्यूशन में अब क्या आ रहा है, फेरस आयन आ रहा है Fe2+, ठीक है। तो यहाँ वाले फ्लास्क में अगर हम लोग सोचें कि हमें कौन कौन से आयरन मिल रहे हैं, तो जवाब है यहाँ पर हमारे पास ओनली कॉपर 2+ और सल्फेट आयन थे, लेकिन यहाँ पर जब सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का बन गया तो आपको आयन मिलेंगे कौन कौन से, फेरस आयन और सल्फेट आयन। कोई डाउट है, इसलिए कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है। इतनी बातें आपको याद नहीं रखनी है, मैंने तो समझाने के लिए आपको बताया है। अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद हम आंसर लिखेंगे, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर। आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमको मिलता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें लास्ट में लिखना है, देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। इस तरीके से धीरे धीरे जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, एंड ग्रीन कलर अपीयर्स, और धीरे धीरे ग्रीन कलर हमें दिखाई पड़ने लगता है। क्योंकि ध्यान से जरा सुनिए बच्चों, ब्लू कलर किसके कारण था, कॉपर 2+ आयन के कारण था, ध्यान से चेक करो। और कॉपर 2+ आयन तो रहे नहीं, क्योंकि कॉपर 2+ आयन क्या कर रहे हैं, कॉपर 2+ आयन आयरन जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसको गेन कर करके आयन कहाँ रहे, वो तो अब एटम बनने लगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रल होते जा रहे हैं, ध्यान से चेक करो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 2 नेगेटिव होगा और कॉपर पे 2 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव इसको न्यूट्रल कर देगा ना, तो कॉपर के एटम कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं, कॉपर के आयन ही नहीं रहे सॉल्यूशन में, तो आपको कलर ब्लू क्यों दिखाई पड़ेगा, बात समझ में आएगी नहीं। आयरन के आयन के कारण कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो अब तो फेरस सल्फेट या आयरन के जो आयन है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें आयरन के आयन है, उसके कारण कलर आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ग्रीन। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लिखेंगे और ये सब हमने आपको समझाने के लिए बताया, ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत आपको नहीं है, करेक्ट। तो आप यहाँ पर इसको बच्चों नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एनसीईआरटी में, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन
अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो 1.10 में जो भी आपकी कुछ रिएक्शन दी होगी, आप अपनी बुक में देखिए कौन सी दी, कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसको छोड़ के आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई और एग्जांपल देना है, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन, 1 मार्क्स में एग्जाम्पल। तो आइए अपना एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आइए जरा बच्चों देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड, ध्यान दें RXN का मतलब रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच, कंपाउंड को भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड, सबसे पहले ध्यान दें कितने कंपाउंड होने चाहिए बच्चों, 2 कंपाउंड होने चाहिए। रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। ध्यान दें बच्चों, रिएक्टेंट साइड में कितने कंपाउंड होने चाहिए, 2, ठीक है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, और एक्सचेंज ऑफ आयन होने के बाद जो कंपाउंड बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2 न्यू कंपाउंड्स बनेंगे प्रोडक्ट साइड में। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ में आएगा। देखिए एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ के एग्जांपल देखिए। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड, ध्यान दें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है बच्चों। देखिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है अगर, तो आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि सिल्वर एक मेटल है और सिल्वर आयन का जो फॉर्मूला होता है वो Ag+ होता है, ठीक है ना, बिकॉज सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल स्टेट में चला जाता है, तो Ag+ होता है। नाइट्रेट जो होता है आपका, नाइट्रेट होता है NO3 ये नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या है, NO3 1 सिल्वर आयन क्या है, Ag+। और सुन लीजिए बच्चों, सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम आयन क्या होता है, ये 2 बातें आपको बताई। सोडियम आयन होता है आपका Na+ और क्लोराइड आयन होता है आपका Cl-, ठीक है। इतनी बातें सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है का मतलब क्या है बच्चों बताइए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वाटर मिलाया गया होगा। जब भी आपको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री में बोलता है क्लास 10th में, तो इसका मतलब जनरली सॉल्यूशन हम लैब में किसके साथ बनाते हैं, सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर, ठीक है। आइए बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बच्चों, बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाइए बच्चों, कैसे बनेगा बताइए सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट तो Ag+ सिल्वर हो गया और नाइट्रेट NO3 - 1 इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, यानी कि Ag1 और NO3 होल 1। अब 1 और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो इसको हम हटा देंगे तो AgNO3 बनेगा, और ब्रैकेट भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लगा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो AgNO3 ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन है वाटर में तो एक्वस लिखना पड़ेगा। देखिए वाटर में जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ना पता हो। Na+1 Cl- 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे NaCl और वाटर के साथ सॉल्यूशन है, इसलिए हमने AQ लिख दिया, यानी कि एक्वस, करेक्ट। कह रहे देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो आपको व्हाइट PPT मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप चौक को ले लीजिए, ठीक है। चौक नहीं होती, चौक का ऐसा पाउडर में पीस लो आप, मतलब पाउडर जैसा पीस लो उसको, उसका बुरादा बना लो, पानी में डाल के ऐसा उसको घोलते हो, तो वो आपका सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन नमक देखिए, नमक जो होता है टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसको जब आप पानी में डालते हो और थोड़ा सा ऐसा स्टिर करते हो, हिलाते हो, तो आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है। तो हम बोलेंगे NaCl सॉल्युबल है लेकिन चौक सॉल्युबल नहीं है, करेक्ट। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो इस तरीके से आपको सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए कि आपको क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, ध्यान से चेक करिए। Ag पे होगा प्लस और Cl पे होगा माइनस, 1 इधर आएगा 1 इधर, तो Ag1 Cl1 यानी कि AgCl, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड, अब जब भी PPT मिलता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम यहाँ सॉलिड लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसा है आपका सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट PPT है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या मिलेगा आपको, इज फॉर्म्ड अलोंग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और साथ में आपको सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सोडियम पे होता है +1 और NO3 पे होता है -1, ठीक है। तो 1 इधर जाएगा 1 इधर, यानी कि NaNO3, तो साथ में आपका बनेगा NaNO3। सॉल्यूशन है तो एक्वस है, तो ये तो सॉल्युबल है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये आपका व्हाइट PPT। अब हुआ क्या इस रिएक्शन में बच्चों, ध्यान से चेक करिए, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। यहाँ पे आपने रिएक्टेंट साइड में कितने कंपाउंड लिए, 1 2 कंपाउंड्स लिए, कौन कौन से, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करिए कि सिल्वर नाइट्रेट
एक्वस में कितने तरीके के आयन मौजूद हैं? ध्यान से चेक करिए, Ag+ मौजूद है और NO3 सिल्वर आयन ये कैटायन है और नाइट्रेट आयन ये एनायन है। और सोडियम क्लोराइड में कितने तरीके के आयन है? 2 तरीके के आयन है। कौन कौन से? सोडियम आयन जो कि कैटायन है और क्लोराइड आयन जो कि एनायन है। अब करना कुछ नहीं है, आपने 2 कंपाउंड यहाँ पर लिए थे रिएक्टेंट साइड में और आपको क्या मिले? 2 प्रोडक्ट मिले। तो वो कैसे मिले? आयन एक्सचेंज से मिलेंगे। कैसे आयन एक्सचेंज से मिलेंगे? बच्चों ध्यान से चेक करिए कि सिल्वर नाइट्रेट का जो कैटायन है, ठीक है, वो अपना एनायन छोड़कर किसका एनायन ले लेता है? सोडियम क्लोराइड का एनायन। ठीक, अपना एनायन इसने छोड़ दिया और सोडियम क्लोराइड का एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन किसका ले लिया? सोडियम क्लोराइड का। इसी तरीके से आप ध्यान से चेक करिए तो सोडियम का जो कैटायन है उसने अपना एनायन यानी कि क्लोराइड को छोड़ के क्या ले लेगा? वो सिल्वर नाइट्रेट का एनायन। अब ध्यान से चेक करिए, Ag+Cl- जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? AgCl सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सॉलिड के फॉर्म में, और Na+ और NO3- जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। कोई डाउट है बताइए? तो आयन का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। आयन का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। ओके, ये लाइट चली गई है, थोड़ा सा माइक में नॉइस आएगा, इस क्वेश्चन में एडजस्ट करिए, फिर मैं आगे भी इसको हटा देता हूँ तो नॉइस क्लियर होगी। ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर क्या हुआ? आयंस का एक्सचेंज हुआ। कैसे आयन का एक्सचेंज हुआ? सिल्वर नाइट्रेट ने अपने कैटायन को किसके साथ जोड़ा? सोडियम क्लोराइड के एनायन से जोड़ा। मतलब इसने अपना एनायन छोड़ दिया। मतलब ये कैसे भी आप बोल सकते हो, सुन लो, आप बोल सकते हो कि भाई सिल्वर नाइट्रेट ने अपना एनायन छोड़ के इसके एनायन से जुड़ गया, या आप बोल सकते हो कि सिल्वर नाइट्रेट अपना कैटायन छोड़ दिया, इसने, चेक करो ना, अपना कैटायन छोड़ दिया और उसके एनायन ने इसके कैटायन से जुड़ गया। कैसे भी आप बोल सकते हो, आप समझ रहे होगे। कुछ नहीं करना है आपको, ये वाले कंपाउंड को तोड़ देना है, कैटायन बनाओ, एनायन बनाओ। दूसरे वाले कंपाउंड को तोड़ दो, कैटायन बनाओ, एनायन बनाओ। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो कैटायन है उसको आप सोडियम क्लोराइड यानी कि जो दूसरा कंपाउंड है उसके एनायन से जोड़ दो, और इसी तरीके से दूसरा जो कंपाउंड है उसके कैटायन को आप फर्स्ट वाले कंपाउंड के एनायन से जोड़ दो। बस आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए? सिंपल एकदम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल है। यही डेफिनेशन में बोला गया था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट करके, और कैसे रिएक्ट करते हैं? बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन को एक्सचेंज करके रिएक्ट करते हैं और 2 न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बताइए, कोई डाउट है? सिंपल है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13 NCERT का। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए हैं और कौन से रिड्यूस हुए हैं, तो ये आपको बताना है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं तो आपको ये समझा ही दूंगा, लेकिन अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन है, मैं तो कर दूंगा। अगर हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या करना है? आप हमारे बच्चों जो लेक्चर्स हैं उसका आप सीरीज देखिए पूरा, हर एक चैप्टर के लिए मैं बोलता हूँ। आप इधर उधर से करोगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में हमने क्लियर किया। उसके बाद ध्यान से सुनिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले आपको कहाँ मिल जाएंगे? NCERT एग्जाम्पलर में, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने NCERT एग्जाम्पलर में भी इसकी प्रैक्टिस कराई हुई है, उसकी भी सीरीज को आप लोग फॉलो करें। सब कुछ पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं, करेक्ट। तो बच्चों आप क्लियरली देखिए, ये सोडियम एक मेटल है और ये आपका ऑक्सीजन नॉन मेटल। सबको पता है, देखिए सबको पता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से चेक करो, सोडियम में ऑक्सीजन देखिए ऐड हो गया, तभी तो सोडियम ऑक्साइड बना है। तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? किस में ऑक्सीजन जुड़ गया है? तो ध्यान से सुनिए, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ? सोडियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक। इसलिए सोडियम क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइज। तो हमने यहाँ आंसर फर्स्ट लिखा हुआ है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब एक बात बताना चाहता हूं आगे पढ़ने से पहले, सुन लीजिए बच्चों, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन जरूर होता है उसी रिएक्शन में, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो रेडॉक्स का तो ये एग्जांपल है ही, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन भी हो रहा होगा, और यहाँ से तोड़ दो उसको ब्रेक से, बीच से, तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा होता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में साथ साथ हो रहा होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपका सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। अब सुनो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का रिडक्शन हुआ होगा। अब रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशंस क्लास में हमने पढ़ी है कि भाई हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। साथ में अगर आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया था मेटल का ऐड होना भी रिडक्शन होता है। सुन लो बच्चों, एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल भी क्या होता है आपका? रिडक्शन ही होता है। एडिशन ऑफ
मेटल भी क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन बेचारा अकेला था और ऑक्सीजन में देखिए सोडियम जो कि एल्कली मेटल है ऐड हो गया कि नहीं हो गया बताइए, तो ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस क्लास में हमने पढ़ाई हैं और प्रैक्टिस भी कराई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो गया, इसलिए ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो कौन रिड्यूस हुआ, तो जवाब है ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, ठीक। इसलिए हमने आगे लिखा है कि पहले हमने लिखा कि भाई सोडियम इज ऑक्सीडाइज, रीजन एज का मतलब बिकॉज, एज का मतलब क्योंकि, आप बोल सकते हो क्या, क्योंकि इट गेन्स ऑक्सीजन। कौन गेन ऑक्सीजन, सोडियम गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस। व्हाई ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस, बिकॉज ऑक्सीजन गेन्स मेटल। ऑक्सीजन या मेटल इज अटैच टू ऑक्सीजन, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब एक बात बताऊं, देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पहचान गए हो कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है तो बचा वाला पक्का क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जब आप पहचान गए हो कि सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीजन पक्का क्या होगा, रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ और रिड्यूस कौन हुआ, यही तो बताना था, रीजन नहीं बताना था आपको यहाँ पर। फिर भी हमने लिख दिया है कि रीजन क्या है, ठीक है, आपको बता दिया है। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन, देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से चेक करिए कि सेकेंड रिएक्शन में ओके, आपको पता है बच्चों ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से अगर आप ध्यान देखें तो कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन निकल गया है, कहीं बाहर निकल गया है, ठीक है ना। तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड से अगर यहाँ ऑक्सीजन निकल गया है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। कौन रिड्यूस हो गया है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। क्यों रिड्यूस हो गया है, बिकॉज इसने ऑक्सीजन निकाल दिया या इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई। तो यही चीज हमने लिखी है कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। चेक करो, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना दिया है, कॉपर, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, चेक कर लो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तभी तो वाटर बन रहा है, H2O। H2 में O2 ऐड हो रहा होगा ऑक्सीजन, तभी तो H2 बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए यहां पर आपका हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमने यहां लिखा हुआ है व्हाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज टू वाटर। कोई डाउट है बताइए, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, सिंपल है। और अगर आप यहां से नहीं पहचान पा रहे थे कि कॉपर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में, तो आप बोल सकते थे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है, तो पक्का कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। कोई डाउट है बताइए, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब ओके, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक चीज और बता देता हूं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सुन लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो यही क्या है, सोडियम क्या है यहां पे आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो किसी का रिडक्शन करवा दे। किसका रिडक्शन हुआ बताओ, ऑक्सीजन का। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो गया। कौन सा मेटल ऐड हो गया, सोडियम मेटल ऐड हो गया। तो ये सोडियम मेटल किसने ऐड करवाया ऑक्सीजन में, तो जवाब है सोडियम मेटल ने ऐड करवाया। तो सोडियम मेटल के ऐड होने से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, इसलिए सोडियम मेटल क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आपको पूछा होता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जवाब है यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई खुद सोचो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो जवाब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो किसी को ऑक्सीडाइज करा दे। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ सोडियम को ऑक्सीडाइज किसने कराया, ऑक्सीजन ने। चेक करो ना, सोडियम को ऑक्सीडाइज किसने कराया, ऑक्सीजन ने। कैसे कराया, सोडियम में जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो सोडियम क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो गया। किसने कराया, ऑक्सीजन ने। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ, ऑक्सीजन है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक इसी तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए कि यहां पे रिडक्शन किसका हुआ है, तो यहां रिडक्शन हुआ है किसका, कॉपर ऑक्साइड का। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चेक करो बच्चों, तो यहां कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहां पूछा नहीं गया था, एग्जाम में तो पूछता है, तो आप बता सकते हो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां का कौन है, कॉपर ऑक्साइड। सुन लो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो जवाब है जो किसी को ऑक्सीडाइज करा दे। ऑक्सीडाइज कैसे करा दे, अपनी ऑक्सीजन दे के सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा दे। तो ध्यान से जरा चेक करो कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला है तभी तो हाइड्रोजन ने लिया है, ठीक। तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया किसको, हाइड्रोजन को, तभी तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कराया किसने, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन किसने दिया, तो जवाब है कॉपर ऑक्साइड ने दिया। इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सुनो, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल रहा था इसलिए उसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि जब ऑक्सीजन निकलता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन हो गया, लेकिन कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे भी तो रहा है ना किसी को, और किसी को देकर किसी को ऑक्सीडाइज करा दे रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और मोटी मोटी बात यह है कि जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब सुनिए, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा, जो किसी को क्या करा दे, रिड्यूस करा दे, जो किसी को क्या करा दे, रिड्यूस करा दे। रिड्यूस कराने का मतलब है कि किसी से ऑक्सीजन खींच ले। चेक करो, किसी से ऑक्सीजन जब खींचेगा तभी तो सामने वाला रिड्यूस होगा। तो ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन खींच ली होगी, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है ना, तो कॉपर ऑक्साइड की जब ऑक्सीजन खींची गई होगी तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया होगा। खींचा किसने, हाइड्रोजन ने, इसलिए हम बोलेंगे हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करा दिया, यानी कि उसके ऑक्सीजन को निकाल लिया, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात तो आपको नहीं करनी थी, फिर भी हमने यहाँ पर करी हुई है। आपको जितना बोला गया था अभी आप उतना ही लिखना है आपको, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आई थिंक पेज नंबर 13 पे जितने क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं ना। हाँ ठीक है, तो पेज नंबर 14 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सोल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।